हाँ भाई, क्या मैं आप सभी के लिए विज़िबल हूँ? क्या मैं आप सभी को दिख रहा हूँ? बताइएगा, क्या मैं आप सभी के लिए दिख रहा हूँ भाई? क्लियर करिए मुझे अगर मैं दिख रहा हूँ और आवाज़ जा रही है, तो जो कल मैं शुक्रवार को लेक्चर नहीं लिया था, उसकी जगह आज लेक्चर लिया जाएगा क्योंकि मैं गैप तो नहीं करना चाहता और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यही टॉपिक है आज के लिए। भाई ये लेक्चर फ्राइडे को होना था, लेकिन नहीं हुआ तो सैटरडे को होगा, जबकि सैटरडे संडे वरदान बैच में क्लास नहीं रहती है, लेकिन बावजूद उसके हाँ आज यहाँ स्टूडियो में लाइट नहीं है, उसके बावजूद मुझे क्लास लेना पड़ रहा है। यहाँ लाइट एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, अंधेरे में ही मुझे आज क्लास लेना है। तुम्हें कंटेंट दिखे, बाकी मेरा दिखना न दिखना वो सब फर्जी बातें हैं, ठीक है ना। आज के लिए तो चलें शुरुआत करें आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर का रुको मैं कर रहा हूं, रुको मैं थोड़ा सा कर रहा हूं। सुनो कपिल, इसका बहुत ब्लैक आ रहा है और वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आओ करो। हाँ पेड है आ जाओ। हाँ तुमको अपने पेड की स्थिति दिखाते हैं। आप लाइव हो? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, कैसे सही दिख रहा है? उसको सही करो फिर, काहे के लिए? हम काले पीले दिख रहे हैं ना? हाँ, और वॉइस के लिए भी 2-4 ठो रो रहे हैं। को विकास नाम का है, पता नहीं क्या फिल्टर है क्या है। हाँ देखो लड़के लिख रहे हैं सर आज आप काले हो गए। नहीं मेरा तिलक घट गया तो चलो चलो बढ़ा दो तिलक बढ़ाओ मेरा। ये सब हंसी मजाक चलता रहता है। चलो तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल के ऊपर है और इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे। और ना देखो एक बात समझ लेना, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हाँ यार हम बिल्कुल ठीक हैं, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, वो आप लोग को पता है। 4-5 दिनों से सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, ये इस वजह से ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, जैसे पिछले लेक्चर में हमने थियरी टाइप में पढ़ाया एमसीक्यू, इतिहास के 25 से 40 के बीच में, या यूं कह लो 30 से 40 के बीच में फेमस बैटल हैं और उन फेमस बैटल को ही हम लोग आज यहां पढ़ेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे 45 से 50 मिनट के क्लास के बाद आप जितना सीरियस होके पढ़ लोगे, एक नंबर लेके चले जाओगे। तो आप 111 लिखें तो इसका मतलब होगा कि सर आप पढ़ाना शुरू करें 111। और मैं आपके कमेंट बस आप ही देख पाए, इसलिए आधे लोगों का कमेंट रोक दूंगा, ठीक है ना। सर जी आप वाराणसी में कहां से हैं? अपने घर से। इतिहास के प्रमुख युद्ध तुम्हारे घर से थोड़ी होंगे। चलो आओ आंसर करो, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब आंसर साथ साथ करो और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी चलेगा। बक्सर का युद्ध सर बहुत क्लियर है, 1764 में। यहां से तुमसे 2 प्रश्न पूछेगा, जो याद रखना। क्या क्या पूछेगा कि इंडिया की तरफ से किसने लड़ा था, ठीक है ना। और एक पूछेगा ये जो अंग्रेज हुआ करते थे उनकी तरफ से। तो बक्सर का युद्ध, वैसे इससे पहले इसको प्लासी पूछना चाहिए था। बक्सर का युद्ध इंडिया की तरफ से अवध के नवाब, दिल्ली के बादशाह और आपके पश्चिम बंगाल के नवाब, वेस्ट बंगाल के नवाब, ये 3 लोग मिलकर लड़े थे। वही मेरे भाई अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। दैट पर्सन नोन एज द हेक्टर मुनरो, ये इसका सही है। अगला हेट, अगले पे आओ, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? अभी बहुत मजेदार। तो इसमें अब आपको बताएं, प्लासी की लड़ाई सर 1757 में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई में तुमसे पूछेगा किसने लड़ा था, तो भारत की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है ना। नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ा था, सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ से कौन लड़ा था? अगर बैठना है तो बैठ जाओ, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? क्या उसका नाम था यार? क्लाइव, ठीक है ना। हाँ क्लाइव ने लड़ा था, ठीक है ना। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला क्लाइव। तो इसमें तुमसे 3 ही बात पूछेगा, या तो ईयर पूछेगा, या भारत की तरफ से कौन लड़ा, या अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा। रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था।
ये भी पूछ देगा ये जगह कहां पड़ती है, ये जगह पड़ती है बंगाल में। जिस युद्ध से जो पॉइंट जरूरी है वो मैं बोलते हुए चलूंगा, ठीक है ना, वो मैं बोलते हुए चलूंगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। हल्दी घाटी के समय महाराणा प्रताप, ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप जी, ठीक है ना, महाराणा प्रताप जी वर्सेस ये लड़ा था बैरम खान ने। बैरम खान किसके बिहाफ पे लड़ा था? तो अकबर, ठीक है ना, बैरम खान। अभी तुम लोग कमेंट देखना, कुछ इसमें इतने ऐसे आएंगे, गुरुजी इसको भी अंग्रेजी में लिख दीजिए। ससुर नाम तक बैरम खां और महाराणा प्रताप तुम अंग्रेजी में चाहते हो या हिंदी से अंग्रेजी नहीं समझ पाते हो, कैसे सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। तो बैरम खां इसमें जीतने वाले, तो इसको लगभग डमाडोल युद्ध माना जाता है। हालांकि मुगलों ने इसके बाद मेवाड़ के ऊपर कब्जा किया हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप को अकबर कीका उपनाम से भी बुलाता था। किस उपनाम से? कीका। महाराणा प्रताप को कीका उपनाम से अकबर बुलाया करता था। अगला पॉइंट पे आएंगे, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध ये हुआ था विजयनगर, ठीक है ना। तुम लोग आंसर करो और जानते रहो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे इसमें बोलने हैं। विजयनगर वर्सेस बहमनी, इन दो किंगडम के बीच में ये युद्ध हुआ था ये 1565 ईस्वी में। और इस तालीकोटा के युद्ध को, या हम लोग इसको और भी कई नामों से जानते हैं, बनी हट्टी का युद्ध, इंग्लिश में भी इसे बनी हट्टी ही कहेंगे, या फिर इसी युद्ध को हम लोग कृष्ण का युद्ध कहते हैं, इंग्लिश में भी कृष्ण ही कहेंगे, या फिर इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, इंग्लिश में भी इसे राक्षसी तांगड़ी ही कहेंगे, या फिर इसे तालीकोटा का युद्ध। इसमें हारा था विजयनगर, जीते थे बहमनी, हारा था। और ये 1565 के बाद जब बहमनियों ने जीता तो विजयनगर के ऊपर जो डायनेस्टी बैठाई उसका नाम था आपके आरवीडू वंश, ठीक है ना, ये नेम है तो इसकी इंग्लिश भी आरवीडू ही हो जाएगी, आरवीडू। विजयनगर के ऊपर सबसे पहले जिसने राज किया था उसका नाम था संगम वंश, उसके बाद सालुओ वंश, ये चारों का क्रम याद रखना, उसके बाद तुलु वंश, ठीक है, तुलु वंश, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कभी कभी इन डायनेस्टीज का, आप संगम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? संगम, सालू को सालू, तुलु को तुलु, और आपके ये आरवीडू को आरवीडू। अगर किसी के मन में उल्टी जैसा आ रहा हो कि सर हमको अंग्रेजी में बता दीजिए, नहीं अभी हम उल्टी मार देंगे, तो इनको अंग्रेजी में भी यही बोलेंगे, ठीक है ना। नहीं, कुछ जो हमारे क्लास में इंग्लैंड वाले बैठे रहते हैं, मैं उन लोग से थोड़ा सा परेशान रहता हूं, ठीक है ना। एक हो देखा रितु पांडे आके अलग, सर टाइम चेंज कर दीजिए, कर देंगे, एमटीएस के बाद इसका टाइम चेंज कर देंगे। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? एक बात याद रखना, धर्मट का युद्ध हुआ था आपके उत्तराधिकारी एनेक्सर पोस्ट के लिए कि शाहजहां के 4 लड़के औरंगजेब, दारा सिकोह, शुजा और मुराद, चारों में अगला राजा कौन बनेगा इसके लिए उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। और जो है वो 1658। एक्चुअली इनके बीच में कई युद्ध हुए थे शाहजहां के पुत्रों के बीच में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा है। उसमें से धर्मट का इंपॉर्टेंट है, धर्मट का इंपॉर्टेंट है, जीता औरंगजेब था। फिर सामूगढ़ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और देवराई का इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ देवराई वाज द लास्ट बैटल ऑन द मैटर ऑफ एनेक्सचर, ये आखिरी युद्ध था, लास्ट बैटल था जो उत्तराधिकारी, और सब में जीता औरंगजेब है। एक बार तुम खजुआ का युद्ध नहीं भी याद रखोगे तो इट इज ओके। तुमको कौन कौन सा याद रखना है? धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध, बस। दिस वाज द लास्ट बैटल ऑन द मैटर ऑफ एनेक्सचर, हर में जीता औरंगजेब है। अगला, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है ना, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो बिलग्राम का जो प्रसिद्ध युद्ध है, ए ऑप्शन, 1540 में लड़ा गया बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बैटल ऑफ कन्नौज। इसे हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये कहां पे हुआ था सर? उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक जगह पड़ती है कन्नौज, उसके पास एक छोटा सा गांव है बिलग्राम। लड़ने वाले कौन कौन थे सर? लड़ने वाले हुमायूं और दूसरे कौन हुआ करते थे वर्सेस वो कौन था उसका? शेरशाह सूरी, ठीक है ना, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। एक्चुअली हुमायूं ने अपने जीवन में जितने युद्ध लड़े उनमें से बिलग्राम एक इंपॉर्टेंट युद्ध है।
हुमायूं और शेरशाह सूरी में ही ये भी युद्ध हुआ था और दोनों ही युद्ध जीता था आपके शेरशाह सूरी ने। एक चीज और बताएं, हुमायूं का एक और बैटल बहुत फेमस है, दैट इज दोहरिया का युद्ध। ये बहुत कम पूछा है, लेकिन हुमायूं ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े हैं, 3 क्या 4-5। दोहरिया का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब सर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लल्ला ये नाम है, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध। और हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा था सरहिंद का युद्ध, ठीक है ना, सरहिंद का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1532 में लड़ा था, ये याद रखेंगे। और आपके मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 के मई के महीने में लड़ा था और ये 1556 के 5 के जून के महीने में लड़ा था, ठीक है ना, ये जून के महीने में लड़ा था। तो अगर आपको चौसा का युद्ध याद है, और यहीं पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, बिलग्राम या जिसको आप कहते हो कन्नौज, ये अगर आपको याद है तो आप समझ लीजिए कि हुमायूं के 5 इंपॉर्टेंट युद्ध आपको याद हैं, ठीक है ना। और मैं अपनी पीपीटी में ये लिख करके नहीं देता हूं, ये आपको अपना नोट्स बनाना होगा, क्योंकि अगर मैं बार बार लिख के मेहनत करूंगा आपसे भी लिखवाऊंगा। कुछ स्टूडेंट इतने कामचोर टाइप के होते हैं, वो सोचते हैं ये भी लिख के दे दो उनके। और कुछ सर लोग मैडम लोग आदत खराब किए हैं, वो इसीलिए मांगने की हिम्मत कर पाते हैं। खाक ये देखो, ये मिटा दिए, ये देखो, इरेज ऑल द इंक साइड, ये लो मिटा दिए। अपने से भी लिखो, ठीक है ना, अपने से लिखो, नोट्स बनाओ। अगला पॉइंट, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? नहीं तो ऐसे सेव करके देने को, जहां पे जरूरी है वहां पे तो मैं प्रिंट के फॉर्म में दे दूं, लेकिन जहां पे जरूरी नहीं है क्यों जबरदस्ती मैं वो करूं। चलो ये बोलो, पानीपत की पहली लड़ाई, सर पानीपत की पहली लड़ाई 26, पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। 3 लड़ाइयां हुई थी सर। इसी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने भारत में, ये कौन लड़ा था सर? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर की अगर युद्धों की बात की जाए तो पानीपत का युद्ध लड़ा 1527 ईस्वी में इसी व्यक्ति ने। खानवा का युद्ध लड़ा बाबर ने 1528 ईस्वी में। बाबर ने बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 ईस्वी में इसी बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? आपके घग्घर का युद्ध। तो बाबर ने ये 4 युद्ध लगातार लड़े हैं। कौन कौन सा? आपके पानीपत, खानवा और ये। अब इसका मतलब है, और सारे युद्ध का रिजल्ट सेम है, बाबर जीता है। सारे युद्ध में जीतने वाला कौन है? बाबर। तो ईयर पूछता है तो आपको ईयर, अब इसको लोग रटवाने के लिए, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया। वो तो आपको याद करना है, ये 4 तो याद रहते हैं, ऑलमोस्ट सभी रटे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध, अब देखो यहां पे मुझे ये बताना था कि कौन कौन लड़ा, इसलिए मैंने इसका डिटेल इसमें दे दिया। तो जहां जरूरी है ना, मैं खुद ब खुद दे दूंगा, और जहां मुझे लगता है कि तुमसे लिखवाने पे याद होगा वो मैं लिखवाऊंगा तुमसे, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे, चंदावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? सर ये चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था। लड़ा कौन था सर? जयचंद, पृथ्वीराज के ससुर भी कह लो, वर्सेस आपके गोरी, मोहम्मद गोरी जो था उसके बीच में ये मैच वो हुआ था लड़ाई, जिसमें जयचंद हारे थे, गोरी जीते थे। जयचंद हारे, गोरी जीते था। अगला, तराइन का पहला युद्ध। सर तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, पहला 91 में और द्वितीय युद्ध 92 में, ठीक है ना। जो द्वितीय युद्ध हुआ है वो 92 में हुआ है। ये प्यार के लिए लड़ा गया युद्ध था एक तरीके से कहिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो कि योद्धा थे, इनको लड़ना पड़ा ये युद्ध गोरी के विरुद्ध, क्योंकि गोरी को जयचंद ने इनविटेशन दिया, ऐसा माना जाता है इतिहास में। और क्यों दिया इनविटेशन? क्योंकि उसके लड़की को शादी के लिए उठा लाए थे, लव मैरिज कर लिए थे, तो ससुर और दामाद में लड़ाई हुआ, तीसरा आके युद्ध लड़ा। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे, लेकिन द्वितीय युद्ध में गोरी जीता था। अगले पॉइंट पे आएंगे। अब यहां तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। तराइन का तीसरा युद्ध भी एक माना जाता है जो 1216 में हुआ है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ये याल्दूज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था कि तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है ना। ये बहुत कम पूछता है,
लेकिन जब पूछा है मैक्सिमम ने गलत किया है, क्योंकि सबको पहला और दूसरा याद रहता है, सबको पहला और दूसरा याद रहता है। और याद रखना ये जो युद्ध है इसका सेशन रहता है 1215 से 16, ये बड़ा लंबे दिन तक चला था। यही वजह है कि कुछ लड़के 15 तो कुछ 16, तो जब युद्ध समाप्त होता है तब की डेट ली जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सर ये वही युद्ध है जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और अशोक ने ये जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वह किसके माध्यम से किया था? उपगुप्त के माध्यम से। ठीक है ना, उपगुप्त के माध्यम से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये 261 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी पूछता है कि ये युद्ध अशोक ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो अशोक वर्सेस कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, वहां के शासक खारवेल, ठीक है ना, खारवेल नरेश के खिलाफ। खारवेल नरेश, नरेश मतलब किंग होता है। अगला, हाइडेस्पीज की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? हाइडेस्पीज की लड़ाई, सर अगर हाइडेस्पीज की लड़ाई की बात की जाए, ठीक है ना, हाइडेस्पीज की लड़ाई की बात, अरे यार ये हाँ, ए ऑप्शन 326 बीसी। याद रखना ये हाइडेस्पीज का जो युद्ध है इसको हम लोग वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, इसी को हम लोग झेलम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना, झेलम का युद्ध। ये जो हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध था ये आपके सिकंदर वर्सेस पोरस लड़ा गया था। सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच में लड़ा गया था। युद्ध अनित्रिण माना जाता है। ये उस समय झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। दैट्स वाई आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध। ठीक है, अगला पॉइंट, पहला, अब देखो यहां से बहुत सीरियस हो जाना। अब जो लोग कह रहे थे ना कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट्स भी इसका दे दो, यहां से देखना तुमको दूंगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े फेमस युद्ध थे जो अभी मैंने पढ़ाया। ये वाला आप भूलते हो, ये वाला आप भूलते हो। अब देखो यहां से तुम गलत करना शुरू करोगे। अभी तो 14-15 युद्ध में आप खुश हो जाते। ये करो, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1838 से 1842, और आंग्ल अफगान युद्ध, ये 2 युद्ध हुए थे। अंग्रेजों और अफगानियों के बीच में ये 2 युद्ध हुए थे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। तीसरे के बाद तो ये बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, तीसरे के बाद तो इनका तीनों का आपको डेट और बता दूं। पहला सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? यार इसका मैं वो बताओ। पहला सिख युद्ध जो हुआ था 45 से 46, दूसरा 48 में हुआ था। अब देखो यहां पे दूसरा सिख युद्ध 48 में। 1 मिनट रुको, तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 2 जो है सिख युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा मैसूर युद्ध, ठीक है ना, तीसरा मैं क्लास में हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। ये आकाश कह रहा है 2000 के लिए, तो हाँ मैं पेड क्लास में हूं, मैं आपको 3 बजे कॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो आकाश सर की बात 3 बजे बात होगी। राइट आंसर ए बनेगा 1790 से 92। ठीक है ना, तीसरा मैसूर युद्ध। अब देखो आंग्ल मैसूर युद्ध, ये पूरा चार्ट किसी भी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। मैं लिख के दे सकता हूं कि ये तुमसे 1 नंबर का आएगा। सर अंग्रेजी वालों को घबराहट हो रही है। ये अंग्रेजी वालों फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर, फोर्थ एंग्लो मैसूर, और ये चूंकि एक पीपीटी पे ना आ पाता इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है ना, तो ये, और मैं तुम लिख लेना एंग्लो मैसूर वार। इंग्लिश वालों देखो है लल्ला तुम्हारे लिए, परेशान मत होना, चूंकि एक ही जगह ये चारों है इसलिए मैं बता। ये पूछता है जैसे कि दूसरे के समय वायसराय कौन था, किस संधि की इंग्लिश होती है ट्रीटी के द्वारा ये समाप्त हुआ। ठीक है ना, अगले पे आएंगे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, मुझे ये पता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन ये हुआ। अच्छा चलो अभी तो तुमको मान लो, ये देखो ये मैंने तो जहां पे ना रिटेन में देना है ना, सुंदर राइटिंग में अच्छे डिटेल के साथ दिलवा दूंगा। लेकिन जो मुझसे जब आप कहते हो ना कि सर वो हैंड रिटेन वाला, तो मुझे पता है वहां जरूरत नहीं है। ये तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, ये कंफर्म है। हाँ भैया बुक कल आएगी, वो देख रहे हो तुम्हारे सामने ही कह रहे हैं कि सर बस 5000 बुक एमटीएस की छपवाइए, 2000 छपवाइए, क्योंकि सर एमटीएस, और हमको पता है कि कम से कम
10,000 स्टूडेंट से ज्यादा होंगे एमटीएस की बुक जो लेके तैयारी करेंगे। इन लोग को लग रहा है कि एमटीएस के छात्र, अरे 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं पर डे। अगर व्यूज के मैटर में देखोगे तो जो हम पढ़ाते हैं 1.5-2 लाख लड़के तो हमसे पढ़ लेते हैं व्यूज, लाइव आते हैं 5,000 6,000 7,000 8,000 व्यूज। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि एमटीएस की बुक मैं 10,000 प्लस करवा रहा हूं, सही डिसीजन है ना? 1 मिनट के लिए क्षमा कर देना जो लोग अदर से हो, सही करवा रहा हूं ना? फ्लिपकार्ट पे नहीं रहेगा लल्ला, देखो ये इनका फोन आया था, मैं तुम लोग को विश्वास कर लो, और कल लॉन्च होगी दोबारा वो। देखो करेंट अफेयर की बुक क्या होती है या किसी सब्जेक्ट की हमेशा चलती है, इसलिए कंपनी वाले ज्यादा छापते हैं। लेकिन एमटीएस वगैरह तो एक पर्टिकुलर एग्जाम है, एक 10 दिन बाद कोई नहीं खरीदेगा तो कंपनी अपना नुकसान तो चाहेगी नहीं, तो वो चाहते हैं कि 2,000 किताब छपे। देखो मैं तुमको स्पीकर ऑन करके, ये देखो ये रेड में कॉल आया है ना, मैं पूछा दूं, बस एक शब्द पूछूंगा कि सर वो कितना बोले हैं। ये चाह रहे हैं कि 2,000 छपे, हमको पता है 10,000, और वो 10,000 भी कम पड़ेंगी। और मैं तुम्हें एक बात और विश्वास दिला दूं कि एमटीएस की बुक जो मैं लाऊंगा लल्ला बहुत ही शानदार है। उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपिक वाइज सब करके रखा हूं, सब करके। अब ये देखो मराठों के द्वारा जितनी संधियां तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं मैंने यहां पे लिख दी। अच्छा इंग्लिश वालों घबराना मत, ये देखो ठीक है ना, मराठों की जितनी संधियां हैं सब इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब देखना तुम लोग के सामने देखो फोन आ रहा है ना, अब मैं बस एक लाइन पूछूंगा कि कितनी बुक छापोगे, देखना कितना डरते रहेंगे, सोचेंगे कि पता नहीं क्या। देखो ये लो, हाँ सर हेलो। हाँ हो गए क्या फ्री अब? नहीं सर मैं फ्री तो नहीं हुआ हूँ, ये कह रहा था आकाश सर 2000 बुक छपने के लिए बोल रहे थे बस। वो 2000 ही बोल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2000 में फिर हम 99 वाला प्राइस नहीं रख तो हम बता रहे हैं सर आपको कि मैं 3 बजे आपको फोन करता हूँ, मैं जितनी बुक बोलूंगा उतनी छापिएगा, ठीक है सर? ठीक है आप कर लो पहले आप। हाँ मैं कर रहा हूँ। सुन लिए ना? और मैं किताब शुरू के 10,000 लड़कों के लिए तुम लोग को बता दे रहा हूं 99 रुपए में रखना चाह रहा हूं। सही है कि नहीं? सही है ना? 99 रुपए में कि और सबके घर पहुंच जाए, कोई डिलीवरी चार्ज ना लगे। 99 मतलब 100 रुपए भी नहीं लेना चाह रहा यार, क्योंकि मेरे को 30 दिन बाद सैलरी आती है, मैं उससे कमा के अपना घर, अपना मम्मी पापा का खर्च देख लेता हूं। तो 99 रुपए में, लेकिन देख लो तुम्हारे साथ ईमानदारी की बात कह रहा हूं लल्ला, पेड बैच में बताना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग यूट्यूब पे ये बात मैं नहीं बोल सकता। और तुम लोग भी प्लीज कल शाम को 7 बजे जब मैं इस किताब को लॉन्च करूंगा, कल तो मैं मैराथन क्लास लूंगा 11 अगस्त, ठीक है ना? कल 11 अगस्त को, तो तुम देखना 11 अगस्त को मैराथन क्लास जब होगी तो उसमें कम से कम 10,000 प्लस लड़के होंगे, और इतने में लॉन्च कर, तुम लोग पहले बुक कर लेना, नहीं ये लोग छापेंगे नहीं बाकी। और हाँ कूपन कोड याद रखना Y182S, ये लगा के बुक कर लेना। बात खत्म हुई, अब आ जाओ मुद्दे पे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, डी ऑप्शन 1744। अब कर्नाटक का एक ही युद्ध नहीं हुआ था, इसको देखो ऐसे भी लिख के आ सकता है पेपर में, कार्नेटिक युद्ध, या इसी को एंग्लो, ठीक है ना, इसी को एंग्लो फ्रेंच वार भी लिख के आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज लड़े थे और दूसरी तरफ से वो फ्रांसीसी लड़े थे, फ्रांस वाले लड़े थे, ये जो फ्रांसीसी हैं। तो एंग्लो फ्रेंच वार लड़ा गया था कर्नाटक में, इसलिए इसको कार्नेटिक युद्ध भी बोलते हैं। और ये युद्ध हुआ था 1, 2, 3, फिर ये फाइनली समाप्त हुए थे 1760 में। एक युद्ध हुआ था वेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ वेदरा। और इस वेदरा के युद्ध में एक साइड फ्रांसीसी लड़े और एक साइड अंग्रेज, ठीक है ना? तो इसमें अंग्रेज जीते थे, फ्रांसीसी हारे थे। वेदरा, अरे वांडीवास होगा, वेदरा और वांडीवास, एक सेकेंड, वांडीवास, क्षमा करिएगा, वांडीवास, एक वांडीवास का युद्ध भी बहुत फेमस है 1759 और 1760, वांडीवास भी याद रखना, ठीक है ना? वो भी बहुत फेमस है, वांडीवास और ये बहुत फेमस है। चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था बताओ?
चौथा मैसूर, बेदरा 1759, वांडीवास 1760। हाँ क्लियर है, 1759 1760, वेदरा 1759 1760। हाँ यार बताओ, एक युद्ध जो हुआ था, एक देखो वेदरा वाला जो हुआ था, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, 1759 वेदरा, ये डच लड़े थे और डच इसमें हारे थे अंग्रेजों के खिलाफ, यही है ना, ये क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, अगला जो था वांडीवास, ये फ्रांसीसी लड़े थे, फ्रांस वर्सेस अंग्रेज, इससे अंग्रेज जीते थे और ये हारे थे। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। अगला मास्की का युद्ध, कसम से बता दो किसी का तैयार है, ये किसी का तैयार है मास्की का युद्ध? बताओ, मास्की का युद्ध सर बी ऑप्शन, 1019 1020 में लड़ा गया था। कोप्पम का युद्ध, और इससे ज्यादा बैटल तुम लोग मत तैयार करके जाना, काम हो जाएगा तुम लोग का। कोप्पम का युद्ध सी ऑप्शन 1054। अब अकबर वाले हल्दी घाटी गुजरात का युद्ध, जैसे अकबर का एक युद्ध बड़ा फेमस है 1572 गुजरात का युद्ध, ठीक है ना, ये अकबर वाले मैं बताना भूल गया था, इसलिए जरा इसको याद रखना। 1599 में अकबर ने लड़ा था अहमदनगर का युद्ध, अहमदनगर, ये अकबर के मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। उसके अलावा 1601 ईस्वी में अकबर ने लड़ा था असीरगढ़ का युद्ध, ये अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध था, असीरगढ़, ये लास्ट बैटल था अकबर के जीवन का, लास्ट बैटल। और 1576 तो आप पढ़ ही लिए हो, 1556 पानीपत द्वितीय। अकबर के सही कहा जाए तो ये कुछ फेमस बैटल हैं जो किसी भी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। मालवा का युद्ध, और 1572 गुजरात लिख दिया हूं, हाँ गुजरात मालवा, ये हाँ, मुख्य रूप से यही इतने युद्ध हैं जो अकबर के आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का, ठीक है ना, इसका राइट आंसर सी है। वेणी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये तुम्हारे, ये सच बता रहे सीजीएल उजीएल में नहीं आया है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस का। तो वेणी का युद्ध ए ऑप्शन 130, ठीक है ना, वेणी का युद्ध 130। अगले पॉइंट पे, अगला बस। अच्छा, विश्व के प्रमुख युद्ध जो आज तक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे ने पूछा, ये इतने हैं। तो इसका मैं आपको चार्ट दे रहा हूं, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 वर्ल्ड हिस्ट्री के ये 10 युद्ध बस याद करके जाना, वर्ल्ड हिस्ट्री के। ये देखो, इधर 4 हैं और इधर 6 हैं। बाकी वो जो 30 25 30 कई क्वेश्चन पढ़ाया हूं, देखो 22 क्वेश्चन पढ़ाया हूं, लेकिन कम से कम 40 युद्ध तुमको बता दिया होगा। तो 40 इंडियन और 10 ये विदेशी, इन 50 के बीच में एसएससी, रेलवे और राज्य स्तर के एग्जाम घूमते हैं, एसएससी, रेलवे और राज्य स्तर के एग्जाम घूमते हैं, ठीक है ना, एसएससी, रेलवे और राज्य स्तर के। यार देखो, एक स्टूडेंट कह रहे सर इंग्लिश में लास्ट वाला चार्ट, लल्ला ये मैं टाइप करते करते टाइम हो गया था तो मैं इंग्लिश, लेकिन इनको इंग्लिश में भी यही कहोगे यार, वॉर ऑफ ट्रेफलगर, फ्रांसीसी वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर, 7 ईयर वॉर, 100 ईयर वॉर, ऐसे ये चीजें, ये इंग्लिश में नहीं कर पाया हूं, प्लीज इसको आप याद कर लेना। इतना तो ये है नहीं कि इंग्लिश में नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपको नहीं यार, वर्ल्ड साक्षी बेटा, वर्ल्ड वार से आपके ना 1914 से 18, 1929 से 1939 से 1945 वरदान बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का। वरदान को वो मत करो कि घास भूसा सब इसमें हो जाए। वरदान में मैं जो 15 दिन में पढ़ाऊंगा, मैं हर टॉपिक से विश्वास के साथ कहता हूं एक क्वेश्चन आएगा। नहीं तो मुझे इसमें कितने लोग सहमत हो कि मुझे हिस्ट्री ठीक ठाक ढंग से आती है? 111 लिखो। अच्छा, क्या ये सच नहीं है लल्ला? एक युद्ध में खाली गुजरात का बताने लगूं तो मैं आधा पौन घंटा बिता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे अपना ज्ञान नहीं दिखाना है कि मैं कितना ज्ञानी हूं ना, मुझे ज्ञान नहीं दिखाना है कि भैया हम बहुत बड़ के ज्ञानी हैं, ना दिखाना हमको तुम्हारे सिलेक्शन से मतलब है। मैं बहुत सोच समझ के ये 30-40 क्वेश्चन लेके आया हूं, नहीं तो हम इतिहास में ऐसी बातें बता देना कि जो नए होंगे वो खुश हो जाएंगे, अरे गुरु गजब बात बता दिए। लेकिन अभी एग्जाम है तो मैं गजब बात के चक्कर में पढ़ के अपना और आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। और हाँ, मेरा आप तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है लल्ला
कि जो बुक आएगी कल शाम आएगी, कल शाम 7 बजे बुक लॉन्च होगी, कल शाम 7 बजे, ठीक है ना, कल शाम 7 बजे बुक लॉन्च होगी। तुम लोग को अभी बता दे रहा हूं, जैसे ही बुक का वो लगेगा लिंक, Y182S कूपन कोड लगा के 99 रुपए में शुरू में ले लेना, ठीक है ना। जब मैं लेक्चर लेता रहूंगा ना, मेरी प्लान को सुनो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लड़के आते हैं, तो मैं जहां लेक्चर लूंगा यूट्यूब पे उसकी लिंक लगवा दूंगा, तुम लोग उस पर क्लिक करना और बुक कर लेना। क्योंकि जब मैं एक बार 1-1.5 घंटे पढ़ाने के बाद ये बात बोलूंगा कि अब ले लो, तो वहां देख लेना, मेरा विश्वास करना 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे और उनमें से बहुत ऑर्डर करेंगे। और जैसा माहौल चल रहा है कंपनी का इंटरनली, मेरे लड़ने पे अब ये किताब छपेगी शायद 10,000 या 5,000 ना बोल दे, 5-7 हजार। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि मुझे 5,000 सिलेक्शन तो चाहिए, तो मिनिमम तो 5,000 तो छपवाऊंगा ही, उनके 2,000 कहने से क्या होता है। तो आपके पास ये बुक, और याद रखना 99 रुपए में तुम्हें कल कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। तो कल शाम मतलब संडे को, तो एक बार सब लोग मुझे लिखो कि सब लोग 111 लिखो, जो लोग ये बात समझ गए हो कि सर जब लिंक लगेगा हम लोग ऑर्डर कर लेंगे, 99 में मिल जाएगा, 1-2 रुपया और सस्ता ही रहेगा अड्डा ऐप के थ्रू, ठीक है ना, कि सर हम लोग कर लेंगे। और याद रखना पूरे भारत में एमटीएस वाली बुक कल चली जाएगी, और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। बुक में क्या क्या है मैं अभी बता दूं, ताकि तुम लोग को उस समय ये ना लगे कि वेट करना पड़े। मैं बता रहा हूं, देखो तुम लोग को बुक में बता दे रहा हूं क्या क्या है। बुक का कंटेंट तो पहले जान लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। बुक 2 भाग में है, एक में है हार्ड बुक जो आपके घर पहुंचेगी, ये आपके घर जाएगी, इसके साथ मैं एक ई बुक फ्री दूंगा, ई बुक फ्री वाला मैटर सर बता दीजिए। इस फ्री ई बुक में करीब 2000 नहीं 1700 प्लस एमसीक्यू होगा जीएस का, जो पूरे एसएससी का आज तक का है। प्रीवियस ईयर पेपर 2 साल का। क्यों सर? देखो एमटीएस का पेपर जो होता है, जो एमटीएस का पेपर होता है, पिछले 2 साल से उसमें जीएस को और इंग्लिश को इंपॉर्टेंट किया, और पिछले 2 साल से उसको टीसीएस ने लेना शुरू किया। एमटीएस का पेपर 30 दिन लगभग चलता है, 25 से 30 दिन, एक दिन में 4 शिफ्ट होता है। तो अब तुम खुद समझ सकते हो कि 2 साल में कितने सारे पेपर मैंने ले लिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसमें 20 प्लस प्रैक्टिस सेट दिया है, 20 प्रैक्टिस सेट, कि चूंकि तुम्हें एग्जाम ऑनलाइन देना है तो तुम्हारे मोबाइल पे, तुम्हारे लैपटॉप पे भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो, इसलिए यहां सर किताब में क्या क्या रहेगा। किताब में सारे इंपॉर्टेंट 20 प्रैक्टिस सेट होगा तुम्हारे लिए। ये तुम सितंबर में लगाना शुरू करना है, किताब लेके अभी इसको रोके रखना। इस किताब में तुम्हें टॉपिक वाइज आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स ये वो टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट होगा। देखो ये वाला जो होगा वो मिक्स रहेगा, ये मिक्स रहेगा, ये टॉपिक वाइज रहेगा। उसके अलावा किताब में और क्या क्या डाला हूं यार, मैं अभी बोल रहा हूं तो भूल रहा हूं। टॉपिक वाइज डाला हूं, प्रैक्टिस सेट डाला हूं, साथ ही साथ थियरी कुछ टॉपिक के, कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनका थियरी भी है, टॉपिक वाइज भी है, मिक्स भी है, ई बुक भी है, टेस्ट सीरीज भी है। ये सब कुछ मैं किया हूं एमटीएस की किताब में, और ये सब कुछ लल्ला मैं दिल से कह रहा हूं, 99 रुपए में करवाने के लिए ना मुझे एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। और कल जब लिंक लगेगी तो ये बुक ले लेना। अच्छा एक बात और, ये किताब सिर्फ एमटीएस वाले स्टूडेंट लेंगे, सीजीएल वाले मत लेना। बहुत लोगे तो ग्रुप डी वाले ले सकते हो। ये किताब सिर्फ कल एमटीएस वालों के लिए आ रही है। अगर सच बताओ मुझे कमाना होता, मैं एक शब्द ना बोलता ना, कह देता ना सब लोग ले लो, सब लोग ले लो। अरे हमको तो 1 रुपया मिलना नहीं है, हम क्यों बोल दें सब लोग ले लो। सीधी बात, एमटीएस वालों के लिए आ रही है तो सिर्फ एमटीएस वालों लेना। नहीं लल्ला ये सीजीएल के लिए नहीं है, ये सिर्फ एमटीएस के लिए है। ये किताब जो कल लॉन्च होगी संडे को 11 बजे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी, ठीक है ना। चलो तो जय हिंद जय भारत। तो कल शाम 7 बजे आपकी मैराथन क्लास है, और तुम लोग लिंक लगते ही ऑर्डर कर लेना। और कूपन कोड क्या है पता ही होगा, क्योंकि जब तुम लोग Y182S लगा देते हो ना
तो तुम्हारी जानकारी मेरे पास रहती है, तो किताब भिजवाने में, डाटा चेक करने में मुझे आसानी हो जाती है। ये मेरा कूपन कोड है, तो एमटीएस बुक कूपन कोड, एमटीएस बुक का कूपन कोड जो कल लॉन्च होगा, कूपन कोड, ठीक है ना, एमटीएस बुक का कूपन कोड, ठीक है, Y182S, ठीक है। चलो रेलवे वालों के लिए जब आएगी लल्ला मैं बता दूंगा। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।